हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब एजुकेशनल चैनल स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। 2 दिन से मैं नहीं आ पा रही थी कुछ प्रॉब्लम के कारण, और आप लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि कुछ एक्सरसाइज है जिसका कि पीडीएफ नहीं मिला है। मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग डिटेल में बताइए किस किस अध्याय का पीडीएफ नहीं मिला था। और ये जो आज आपका अध्याय 12 है, क्लास 8 का भाग 2 जो इतिहास है, इसका आखिरी एक्सरसाइज है। अगर आपने 11th तक पढ़ लिया है और यहाँ तक आप मेरे साथ पहुँचे हैं तो आप कहीं भी सिलेबस में जाकर देख लीजिए। चूँकि मैं अभी डिटेल में किसी चीज़ का तैयारी नहीं करवा रही हूँ, बस मैं लक्ष्य लिया था कि एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, तो बस मैं एनसीईआरटी को इस तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन आप लोग जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा, आपका जो भी सिलेबस है 6 to 8 से आप बाहर नहीं जा सकते हैं पेपर 2 के लिए। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर आपने इस तरह का नोट्स पढ़ लिया तो आपको बुक को भी हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं टोटल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। समय अब आप लोगों के पास बिल्कुल कम है, तो बाकी जितने भी क्लास हैं उसको आप लोग रिवाइज करिए। आप लोगों के पास अगर पीडीएफ है तो उसको पढ़ के रिवाइज करिए, वीडियो देख कर रिवाइज करिए। और अब आगे क्लास हम जो भी आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे वो होगा आपका प्रैक्टिस सेट सीटेट के लिए। और कोई अगर इसमें एस्टेट वाले हैं तो वो धैर्य रखें, उनका जैसे ही कोई निर्णय आता है उसके अनुसार हम लोग क्लास तैयार करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, इसमें से हमने बहुत कुछ देखा, एक एक चीज़ों को समझा। क्लास 6 से लेकर 8 तक हमने सब कुछ समझा। तो ये आखिरी एक्सरसाइज हमारा आ गया है स्वतंत्रता के बाद। शुरू का तो सारा क्वेश्चंस जो है आपका बिल्कुल चाइल्डिश है, सारा बच्चे वाला क्वेश्चंस है, लेकिन आगे चलकर सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और कभी कभी जो हल्का क्वेश्चंस होता है वो भी मिस कर जाता है। तो हमने चूँकि एक भी हमें छोड़ना नहीं है तो हमने सारे क्वेश्चंस को इसमें मेंशन कर लिया है। आगे बढ़ते चलेंगे। तो भारत कब आज़ाद हुआ था, ये 15 अगस्त 1947 को, ये महत्वपूर्ण है और ये सब जानते हैं। और फिर कितने शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे, कब, तो ये आज़ादी के बाद। तो ये 80 लाख शरणार्थी थे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और 1947 में भारत की आबादी कितनी थी, तो 1947 में तकरीबन 34.5 करोड़ था। ये सभी महत्वपूर्ण और पॉइंटेबल क्वेश्चंस हैं, ये आपको माइंड में रखना होगा। आगे चलकर आपसे कुछ प्रश्न भी इसमें किए जाएंगे जिसका आप लोग जवाब दीजिएगा। और आप लोगों में से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो इतना डिटेल में जवाब देते हैं कि मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा आप लोग जवाब देते हैं। आप लोग आगे इसी तरह बढ़िए और तरक्की करिए। महात्मा गांधी की हत्या किसने की और कब। अब महात्मा गांधी की हत्या की बात आती है तो ये समझना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अभी जब स्वतंत्रता मिली थी भारत देश को, तो उस समय स्वतंत्रता मिलने के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और पूरे राष्ट्र में पूरा देश जो है महात्मा गांधी जी के मृत्यु के शोक लहर में डूब गई। तो इनकी मृत्यु कौन किया था और क्यों किया था, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं, लेकिन चूँकि हमको इसमें समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। तो बस यही गांधी जी का जो ये विश्वास था कि उनको मतभेद नहीं रखना है, हिंदू मुस्लिम सबको जो है आपस में सद्भावना बनाए रखना है, इकट्ठा रहना चाहिए। उनके इसी विचार से जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को, नाथूराम गोडसे ने। ये सभी टॉपिक तो आप देखते हैं राष्ट्रीय गान में भी मौजूद है, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम इसीलिए यहाँ से तेज़ी से निकलेंगे। और इसके बाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी की अस्थि का विसर्जन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ये जैसे आपका विसर्जन वाला बात है, कभी कभी माइंड मिस हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपका है संविधान की रचना कब से कब तक हुई और कितने भारतीयों ने संविधान की रचना में भाग लिया था। तो संविधान की रचना जो है दिसंबर 1946 से शुरू हुआ और नवंबर 1949 तक चलता रहा। इसी बीच संविधान की जो है रचना कंप्लीट हुई और इसमें लगभग 300 भारतीयों ने भाग लिया था। और उसके बाद जब नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गया, तब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो ये सब तो आपने स्टेट में भी पढ़ा है। और जब हम लोग फिर से एक बार आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे लीजिए, फिर से हम लोग डिटेल में पहुँचेंगे 9th 10th 11th 12 की हिस्ट्री को लेकर, तो उसमें और विस्तार से समझेंगे। हम लोगों ने बेसिक अपना जिसको कहते हैं फाउंडेशन, उसको तैयार कर लिया। 8 तक हमने अगर इतिहास कवर कर लिया तो हमने आधी दूरी को तय कर लिया है। अब जो भी हम पढ़ेंगे वो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण था। अगला है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ये सभी हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमने नोट किया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कितने उम्र के लिए था। ये था में है, आपको रिसेंट में ज़रा हमें जवाब देकर आप बताइएगा रिसेंट का।
तो ये उस समय 21 साल से ज़्यादा उम्र के लिए था। और फिर आपका अगला है, किसने कहा था हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेवार है? तो ये संविधान सभा के सदस्य थे HK खांडेकर, उन्होंने ऐसा कहा था। और फिर अगला प्रश्न है आपका, प्यार से लोग किसे बाबा साहब पुकारते थे? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इनको लोग बाबा साहब प्यार से पुकारते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न विषयों को कितने सूची में बांटा गया? आपने जब स्टेट में इतिहास पढ़ा होगा, इस पर मैंने बिल्कुल विस्तार में बताया है, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है सीटेट के लिए, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस तीनों को आप रट लीजिएगा। संविधान को 3 सूची में रखा गया था, संविधान के विभिन्न विषयों को। पहला आपका केंद्रीय सूची था, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के अंतर्गत आपका कराधान, कर जो होता है टैक्स, वो था, कराधान था आपका। दूसरा रक्षा और तीसरा विदेशी मामला था। केंद्रीय सूची के अंतर्गत था नहीं बल्कि है, और ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। दूसरा जो आपका राज्य सूची है, इसके अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य आता है, ये दोनों मुद्दा, और ये इसकी मुख्य जिम्मेवारी जो होती है राज्य सरकार की होती है। और तीसरा जो आपका समवर्ती सूची है, जिसमें वन एवं कृषि ये सब आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, और इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार का इस पर नियंत्रण रहता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके लिए है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? या फिर इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संविधान की रचना में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? और फिर अगला प्रश्न आपका ये साइड वाला है, साइड से प्रश्न किया जाता है, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया है। भाषाई का अर्थ, तो भाषा से संबंधित। फिर तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग किसने की थी? ये आपको नाम रखना होगा। ये जो गांधीवादी नेता थे, पोट्टी श्रीरामालू, ये गांधीवादी नेता थे और इन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। और मांग के लिए ये अनशन पर बैठ गए थे और 58 दिन तक अनशन पर रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1952 में। उसके बाद फिर तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश प्रांत मिला था, उसका नामकरण किया गया था। और ये अनशन पर बैठने का जो प्रक्रिया है, जब 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, जो आप जानते ही हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, जितने भी भाषाई समूह हैं सबको उनका अलग अलग प्रांत दिया जाएगा, यानी अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग राज्य होगा। लेकिन आज़ादी मिलने पर कांग्रेस जो है इस आश्वासन को लेकर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि आज़ादी के साथ साथ ही आपने जैसे पढ़ा कि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। और महात्मा गांधी की यही इच्छा थी, और महात्मा गांधी ने तमाम प्रयास किए, इसके बावजूद भी स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि 2 राष्ट्रों को मिल रही थी। इसीलिए ये जब काम रुक गया तो फिर ये जो गांधीवादी नेता थे श्रीरामालू, ये अनशन पर बैठ गए थे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनके मृत्यु से पूरा जो है इतना विरोध गहरा हुआ, इतना व्यापक हुआ कि केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो कि बाद में आंध्र प्रदेश बना। अगला प्रश्न है आपका, श्रीरामालू की मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को, 58 दिन के अनशन के बाद। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। भाषा के आधार पर गठित सबसे पहला राज्य कौन सा बना? इसका जवाब आप दीजिएगा। आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर अगला प्रश्न है आपका, बम्बई प्रांत को 2 अलग राज्यों में कब बांटा गया? 1960 ईस्वी में, मराठी और गुजरात। पंजाब का विभाजन कब हुआ? 1966 ईस्वी में, और पंजाब से ही फिर हरियाणा निकला। तो इसमें जितने भी राज्य के बारे में ये कहा गया है कि इसका विभाजन कब हुआ, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको जानना पड़ेगा। फिर यहाँ पर चंबल नदी की बात आती है। चंबल नदी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, इसकी चर्चा भी आपके बुक में है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तैयार की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना तो 1956 ईस्वी में तैयार की गई, लेकिन आप जवाब दीजिएगा यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना कब तैयार की गई। और अगला प्रश्न है आपका, भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1959 ईस्वी में हुई थी, सोवियत संघ की सहायता थी। लेकिन जब यहाँ आप देख रहे हैं कि कारखाने वगैरह की स्थापना होने लगी, तो इस मुद्दे को लेकर एक मीराबान थी, जो कि गांधी जी की अनुयायी थी, और उन्होंने कहा था कि विज्ञान और मशीनरी द्वारा मानवता को तो कुछ समय के लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आखिर में इसका परिणाम तबाही ही होगा। और ये उन्होंने 1949 ईस्वी में लिखा था, इसलिए ये कोटेशन भी महत्वपूर्ण है, जिसको हमने मेंशन कर दिया है। किसने कहा था विज्ञान और मशीनरी द्वारा मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, आखिरकार तबाही ही मिलेगी? और कब कहा था? तो मीराबान ने 1949 ईस्वी में।
और ये गांधी जी की अनुयायी थी। शीत युद्ध का उदय कब हुआ था? 1950 से 1960 के दशकों में। 1952 से 62 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है। अलग अलग देशों से जो प्रतिनिधिमंडल जाते हैं उनका भी एक नेतृत्व करने वाला उसी देश के कोई व्यक्ति होते हैं। और ये जब आपका 1962 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में हुआ था बैठक, तो ये 1955 में हुआ था और इसमें 29 इस सम्मेलन में 29 से अधिक नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नव स्वाधीन आप समझ सकते हैं जिसको नई नई स्वतंत्रता मिली थी। और जैसे कि एशिया का देश भी उपनिवेशवाद था, जिस तरह कि आप उदाहरण के रूप में जान रहे हैं भारत, उसी समय के आसपास अफ्रीका भी था, वहीं से महात्मा गांधी आए थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कृष्णा मेनन थे जिन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। और हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ कब मनाई? ये तो 2007 में। लेकिन एक प्रश्न आपकी इस बुक में है कि आज़ादी से अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? अब तक, बुक के अनुसार नहीं बल्कि अब तक 2020 तक। इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। 2020 तक आज़ादी से अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? और गगनचुम्बी इमारतें कहाँ हैं? गगनचुम्बी मतलब जो बिल्कुल ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, तो ये बम्बई में। और सीलोन किस प्रांत का तत्कालीन नाम था? तो ये श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था। और यहाँ से अब हम समझेंगे भाषा के लिए। जिस प्रकार आपने देखा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, पंजाब से हरियाणा का गठन हुआ, इसी प्रकार श्रीलंका में भी भाषा को लेकर के अभी तक भी मनमुटाव चलता आ रहा है और भाषा को लेकर के गृह युद्ध हुआ था। क्यों? तो श्रीलंका ने 1959 ईस्वी में सिंगली भाषा को अपना राजभाषा घोषित किया था, राजभाषा का दर्जा दे दिया था। और जब सभी सरकारी स्कूल कॉलेज हर जगह सिंगला भाषा को ही जब माना जाने लगा, तो जब तमिल के जो सांसद थे, यानी कि जो तमिल भाषी थे श्रीलंका में, तमिल सांसद ने कहा था कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन सकते हैं तो मेरा सब कुछ आप छीन सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप सीलोन को बांटना चाहते हैं और मैं आश्वासन देता हूं कि एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा, यानी कि श्रीलंका में का भी विभाजन हो जाएगा दो अलग भाषाओं में। जो सिंगला भाषा नहीं बोलना चाहते थे, नहीं जानते थे, जो तमिल थे, वो सिंगला भाषा को क्यों अपना भाषा मानते? इसीलिए यहाँ पर मनमुटाव की बात शुरू हो गई थी। और जिस तरह कि आपने, जबकि श्रीलंका में तमिल भाषी अल्पसंख्यक थे, फिर भी उनको लगता था कि मेरे ऊपर ये भाषा थोपा जा रहा है। तो भाषा के कारण ही पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला, जिस तरह आप जान रहे हैं। भाषा के कारण ही आंध्र प्रदेश हुआ, भाषा के कारण ही पंजाब से हरियाणा हुआ। और अगर भारत इस डिसीजन में चूक जाता, वो अगर नहीं प्रांत को भाषा के अनुसार बांटते हैं, तो भारत भी आगे चल के गृह युद्ध में फंसे हुए मिलते। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंगला भाषा को श्रीलंका की राजभाषा का कब दर्जा मिला? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 1926 ईस्वी में। इसी के साथ आपका ये अध्याय पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। आपके बुक में जो भी है सब हमने इसमें मेंशन कर दिया है। केंद्रीय सूची में क्या आता है, केंद्रीय सूची में किस विषय को रखा गया है, समवर्ती सूची में किस विषय को रखा गया है। तो इस तरह जो है किसकी मृत्यु से आंदोलन हुआ जिससे सरकार को आंध्र भाषी राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा। तो अभी आपने सब पढ़ा श्री रामालू के निधन से। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें मेंशन कर दिया। ये अति महत्वपूर्ण नोट्स है आप सीटेट वालों के लिए। तो ज्योग्राफी का जितना एक्सरसाइज है आप उसी को पढ़ें। और ये हिस्ट्री है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पीछे यानी कि और बिल्कुल मेरे स्टार्टिंग वीडियो में जाइएगा तो वहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा। 10 मिनट 5 मिनट का एक वीडियो होगा, लेकिन आपको मिलेगा वहाँ पर पूरे बुक का नोट्स। सिर्फ मैंने नोट्स ही बताया है। और एक बार मैंने और भी बताया था, उस समय मुझे नहीं आता था, मैं किसी के कहने पर डालते जा रही थी। तो आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा पूरा, ज्योग्राफी का कंप्लीट, हिस्ट्री का कंप्लीट और सामाजिक और राजनीतिक जीवन का कंप्लीट। इसके साथ ही आपका ये पूरा 8 का इतिहास कंप्लीट हो गया है। अब जो है सीटेट के एग्ज़ाम तक हम प्रैक्टिस सेट को बीच बीच में लेकर आते रहेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और उसके बाद जैसे ही एस्टेट का कोई अपडेट आता है हम तुरंत लेकर आपके साथ स्टडी में शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल के साथ। पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।